चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रोगानुत्पादनीय नाम है इसके। जस्ट सेम सिमिलर जो चैप्टर है वो आपको चरक सूत्र 7 के अंदर मिलेगा। जैसे इसके अंदर 13 आधारणीय वेग बताए हैं और उनके वेग अवरोध के लक्षण, उनकी चिकित्सा बताई है, और उसी तरीके से चरक सूत्र 7 वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी सेम मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें से कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो तो इन दोनों के अंदर बिल्कुल ही सेम है, एज इट इज़ बिल्कुल श्लोक ही सेम है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ऐसी कैसी चीज़ जो है ना वो चरक के अंदर भी आ जाएगी, तो एक याद करोगे दूसरा भी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट श्लोक जो इसका आ रहा है, 1 नंबर का श्लोक, 1 नंबर का ही है ये बिल्कुल। मतलब कि ये जो श्लोक है ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो है ना आपका इस चैप्टर से है ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क्स का भी बनता है। अब 2 मार्क्स का आपके आता नहीं है तो उसको आप छोड़ दो, 10 मार्क्स का बनता है और एमसीक्यू तो बिल्कुल बन ही सकता है इसके अंदर से। तो देखो क्या है कि ये जो कोटेशन है ये पूरा दे करके, या तो कोटेशन देंगे या फिर ऐसा बोलते हैं कि जो 13 तरह के जो आधारणीय वेग हैं उनको एक्सप्लेन करो कि वो कौन कौन से हैं, किस किस के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछते हैं, तो ये कोटेशन आप लोगों को लर्न करना है। देखो क्या कह रहा है, न वेगान धारयेत वात वेगान धारयेत वात विणमूत्र क्षवत्रिट क्षुधाम निद्राकाश शम श्वास जृंभाशुत छर्दी रेतसा। इसको याद करना है। कौन कौन से हैं, देखो ये टोटल 13 इस तरह के वेग हैं। आपसे पूछा जाता है कि आधारणीय वेग जो हैं वो कितने हैं, तो आप आंसर करेंगे उसका 13। अगर आप ऐसा करो, इसको काउंट करोगे ना, यहाँ से स्टार्ट करो, जो फर्स्ट बताया है यहाँ अधोवात वाला, और उसमें आगे काउंट करोगे तो टोटल 14 हो जाते हैं। क्योंकि इसका एक इसके अंदर अनोमली आती है। पहले अपन ये देख लेते हैं वेग क्या क्या है। पहला देखो वायु बताया है, मल का मतलब कि विट, ये धारियत वात, इसका संधि विच्छेद करके लिख लेना तो उसको याद करने में तुम्हें आसानी रहेगी। क्या लिखोगे, न वेगान धारियत वात, फिर विट, वी ट, अनुस्वार संधि है इसके अंदर, सॉरी पंचम वर्ण संधि है, अनुस्वार नहीं। तो ट का ण हो जाता है, ट का जो पंचम वर्ण होता है वो ण हो जाता है। यहाँ संस्कृत में मैं नहीं जाऊँगी। तो विण मूत्र, फिर क्षव, क्षव का मतलब होता है क्षवथु, क्षवथु मतलब छींक है ना, शव, फिर त्रिट, त्रिट मतलब तृषा मतलब कि प्यास, फिर क्षुधा मतलब भूख। इसके अलावा कौन कौन सा वेग नहीं धारण करना चाहिए, निद्रा का नहीं, कास का नहीं, श्रम का नहीं। श्रम जनित जो श्वास होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हम जब काम करते हैं तब एकदम सांस फूल जाती है ना, तब कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे रहते हैं कि नहीं सांस नहीं लेंगे, तो वो जो चीज़ होती है वो नहीं करनी होती है। उस वक्त हमें सांस लेनी होती है प्रॉपर, नाक से नहीं आए तो मुँह से भी लेनी होती है, मतलब कुल मिला करके हाँफना। तो पैंटिंग जो अपन करते हैं हाँफते, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जृंभा शम श्वास, फिर जृंभा, जृंभा का वेग, जृंभा मतलब कि उबासी जो आती है ना, उद्गार बोलते हैं उसको, जृंभा। श्रुत मतलब आंसू, आंसू का वेग भी नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा छर्दी और रेतस, रेतस का मतलब होता है शुक्र और छर्दी का मतलब होता है वमन। तो ये 13 तरह के वेग हैं जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। अधारणी का मतलब क्या है कि अगर ये वेग उपस्थित हो, ये वेग आए तो तुरंत इनको त्यागना चाहिए। अब जो मैं एक चीज़ बता रही थी, देखो जो आप आचार्य चरक हैं, है ना, एक आचार्य चरक है और एक आचार्य वाग्भट है। चरक ने क्या है, चरक ने माना है उद्गार और वाग्भट ने कास माना है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये कास, ठीक है, इसके कोटेशन में क्या है, कास आता है। इसी तरीके से जो चरक का कोटेशन आएगा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उद्गार आएगा। ठीक है, तो चरक ने उद्गार को माना है जबकि वाग्भट ने कास को माना है। के वी याद कर लो, सिर्फ एक चीज़ याद कर लो, के वी याद कर लो या फिर यूसी याद कर लो। यूसी होता है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, उसका यूसी याद कर लो या फिर के वी याद कर लो कि जो कास है वो वाग्भट ने बताया। अब इस चीज़ को है ना कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बताओ कास का वेग जो है वो किसने बताया है, इनमें से कौन सा आचार्य चरक उक्त वेग है, आधारणीय वेग है या फिर नहीं है। तो ऐसे करके एमसीक्यू दे सकते हैं, है ना, अफर्मेटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव वाला भी दे सकते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है के वी से कि कास जो है वो वाग्भट बताए हैं, इसके अलावा जो दूसरा उद्गार जो है वो कौन, चरक बताए हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर जब तुम देखोगे ना, काउंट करोगे तो यहाँ पे कोटेशन कास का तो है लेकिन साथ साथ उद्गार का भी है, ये ध्यान रखना। इसका है ना कोटेशन नंबर देखो तुम 8,
वहाँ पे उद्गार की बात करें, ये उद्गार को रोकने से कौन कौन से वे रोग हो जाएंगे, उद्गार को वेग को अगर रोकेंगे तो कौन से रोग होंगे और उसकी चिकित्सा किस तरह से की है, तो उसको श्लोक में यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन ये जो मेन जहाँ पर गिना दिए ना हमने, उसके अंदर मेंशन नहीं किया है। तो यही खेल खेलते हैं कि यहाँ पे अगर गिनोगे तो 14 होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 13 है इसलिए हम 13 ही मानेंगे। सेम ऐसी चीज़ होती है चरक सूत्र 19 की जब बात अपन करते हैं तब। उसमें क्या है, वैसे अभी तुम्हारे नहीं है, सेकेंड ईयर में आएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक चैप्टर है 19 चैप्टर, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया है कि भाई सारे जितने भी रोग हैं ना उसके सारे टाइप बता दिए। कि ज्वर है तो हम बताते हैं कि चलो देखो ज्वर जो है वो इतने टाइप के हैं, सॉरी 8 नहीं, ज्वर 2 टाइप के हैं, ठीक है। रक्तपित्त है तो रक्तपित्त तीन टाइप का है। अब ज्वर जो ये 2 टाइप के बताए ना, ये सूत्र स्थान में बताए, उसी के निदान स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर फिर वापस से ज्वर 3, 4, 8 अलग अलग तरह के बता दिए। फिर चिकित्सा में आते हैं, चिकित्सा में तो 13 तक के भी टाइप बताएं, तो बहुत सारे टाइप बताए हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वर के कितने भेद होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग ये आंसर करते हैं 8 वाला, क्योंकि दोषों के अकॉर्डिंग ये बनता है। वात पित्त, फिर द्वंद्वज वाले, फिर सन्निपातज वाले और एकागंतुज, ऐसे करके 8 हो जाते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत जाता है, क्योंकि इसका जो श्लोक वाला जो रेफरेंस है ना, जिसके अंदर श्लोक में लिख रखा है कि ज्वर जो है वो 2 ही तरीके के होते हैं, तो ये आंसर उसमें ना, ये जितने भी भेद होते हैं रोगों के उसमें से इस चैप्टर से जो 19 नंबर का चैप्टर है वहाँ से आंसर करेक्ट होता है। तो ज्वर के 2 भेद होते हैं, भले ही बाकी कहीं पे कुछ भी बता रखा हो। इसी तरीके से कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि आगे चाहे उद्गार को हमने इसके अंदर काउंट किया है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमने 13 ये वेग गिनाए हैं इसके अंदर तो उद्गार को नहीं लिया ना, मतलब कि वाग्भट ने टोटल 13 ही माने हैं और उद्गार को नहीं, उसकी जगह किसको माना है, कास को माना है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, ये श्लोक आपको लर्न करना है। एक चरक वाला आएगा वो भी करवाते हैं, तो या तो चरक का कर लो या फिर ये वाला कर लो, ये वाला इजी रहेगा। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये पूरा चैप्टर जो है ना, वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, रोगानुत्पादनीय, कि रोग की उत्पत्ति किस तरीके से नहीं हो, उसको बचाने के तरीके क्या हैं। तो देखो इसके अंदर एक कोटेशन आएगा, रोगा सर्वे जायन्ति वेगोधारण दीर्णे, मतलब वेगों के उदीरण करने से, वेग को अगर अपन रोकते हैं तो रोग होते हैं। इसका क्या बनता है कि कोई भी वेग आता है, मतलब ये जो 13 चीज़ें बताई हमने, वात का हो, विट मूत्र का हो, शव का हो, या फिर शुदा का हो, भोग का हो, जैसे ही वेग को रोकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वात बैलेंस डिसबैलेंस होती है, वात इम्बैलेंस होती है, वात का प्रकोप होने लग जाता है। और ये वात क्या होती है, ये हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, खलनायक है। हमने बताया था वात का एक गुण क्या होता है, दारुण। वात होती है डेंजरस, टोटल 80 तरह के डिजीजेस कर सकती है, इसलिए वात को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वात को मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वेग जो प्रवृत्त होते हैं उसको समय पर हम त्याग दें, क्योंकि ये सारे जो वेग होते हैं ना, ये करने वाला कौन है, इन वेग में क्या हो रहा है, बेसिकली देखो किसी ना किसी चीज़ की गति हो रही है कहीं ना कहीं, और गति के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा वात होती है। तो अगर उसके उसके पाथ में कहीं हिंड्रेंस आ जाता है तो वात तो कुपित होगी ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो जितने भी ये सारे आएंगे ना 13, इनकी जो चिकित्सा आएगी इसके अंदर एक चीज़ कॉमन आएगी, हर जगह पर वात का शमन करेंगे हम। वात के शमन के लिए बस्ती भी दे सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्म के अंदर जो सबसे पहले पूर्व कर्म आते हैं, स्नेहन और स्वेदन, ये भी मैंने आपको बता दिया है स्नेहन क्या है और स्वेदन क्या है, तो वो भी करते हैं। इसके अलावा ऐसे अन्नपान, प्रमाथी अन्नपान का सेवन जो कि वात को शांत करे, ये वाला चीज़ें करते हैं। तो ये ब्रीफ में मैंने बताया, अभी आगे अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि अधोवात के लिए क्या है, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक्लमा वात मूत्र शकृत संग दृष्ट अग्निवद गदा। अब ये दृष्ट अग्निवद गदा को अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ के आता है कि दृष्ट अग्निवद गदा दे देते हैं और पूछते बताओ वेग, अब 13 में से चूज़ करो कौन सा है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये अधो वायु को रोकने की वजह से आएगा। देखो इसके अंदर एक निमोनिक है, थोड़ा अजीब सा है, पर देख लो, कुक्षी में दाह लिख लो कि अगर अधोवात को रोका तो कुक्षी में दाह हो जाएगा। कुक्षी से कुक्षी ले लो, कुक्षी में कुक्षी पेट को बोलते हैं ना, तो पेट में दाह हो जाएगा अगर वात को रोक दी तो, ठीक है। तो के से हो गया क्लम, यू से हो गया उदावर्त, जी से गुल्म, ठीक है, डी से दृष्टि, ए से अग्निवद और एच से हृदगदा। हृदगदा मतलब हृदय के जो रोग हैं, ये हृदगदा और भी बहुत जगह आएगा, तो वह लास्ट में आपको एक साथ बता देंगे कि हृदगदा कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो
चीज़ है इसकी जो निमोनिक है वो लिख लेना आप। क्या लिखाया था? कुक्षी में दाह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसकी चिकित्सा बता रहा है। चिकित्सा में क्या कह रहा है कि अगर अधोवात को रोका आपने, पहली बात तो रोकना नहीं है, और अगर रोक लिया तो इसके ये लक्षण आएंगे। अब अगर ये लक्षण आने लग गए हैं और ये सीवियर हो रहे हैं तो उसकी कुछ चिकित्सा करेंगे हम। तो इस चिकित्सा कैसी करनी है? देखो क्या करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रहेगा हमारा कि वात शामक चिकित्सा करनी है। अब देखते जाओ, वात जन्य विकार होने पर क्या करो? स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तेश्च शस्तम वातानुलोमनम। लास्ट में आ गया ना शस्तम वातानुलोमनम, कि वो सारे द्रव्य दो जो कि वात का अनुलोमन करने में, शस्त मतलब कि अच्छे हों, बेस्ट हों, वो सारी चीज़ें उनको दो। तो देखो इसमें क्या है कि स्नेहन स्वेदन करो। अच्छा, इससे पहले देखो यहाँ नीचे ये क्या बता रहा है, बस्ती कर्म करो। तो वात के लिए बस्ती कर्म श्रेष्ठ होता है, ये तो तुम्हें याद है ना? बस्ती करोगे। अब ये मैंने क्या बताया था कि पंचकर्म जो होते हैं, 5 भवन विरेचन आस्थापन अनुवासन और नस्य, ये 5 होते हैं। इनको भी ऐसे नहीं कि मर्जी आए आ गया पेशेंट और करा दो, ऐसे नहीं करते हैं। उसके लिए क्या था, ये पूरा कंसेप्ट बताया था मैंने आपको कि जो दोष होते हैं, ये अगर व्यक्ति का शरीर है तो उसको दोषों को उसके कोष्ठ में लाना चाहिए। कोष्ठ में लाने के लिए हम 2 चीज़ें करते हैं, पहले करते हैं स्नेहन और दूसरा करते हैं स्वेदन। तो ये जो पूर्व कर्म है हमेशा बस्ती से पहले करेंगे ना, तो बस्ती के साथ में स्नेहन स्वेदन अपने आप आ गया, तो 3 चीज़ें तुम्हें ऐसे याद हो गई। फिर देखो क्या करो, स्नेहन स्वेदन कर लिया, बस्ती कर ली, उसके बाद में क्या करते हैं, संशोधन के बाद में खाना खिलाते हैं। तो खाना भी कैसा करना है, जो भी खाना खिलाओ वो कैसा होना चाहिए भाई, वातनाशक होना चाहिए। ठीक है, वातनाशक। उसके बाद में उसको गर्म पानी पिला दो। ऐसे एक स्टोरी बना करके याद कर सकते हो। गर्म क्यों पिलाया? क्योंकि वात के शमन करना है। ठीक है, उसके लिए करा दो। एक चीज़ देखो इंपॉर्टेंट है, फलवर्ती यहाँ पे है ना, फलवर्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि फलवर्ती कहाँ कहाँ पे आएगी, तो इसके अंदर आएगी। और ये तीनों जो है ना, वात, विट और मूत्र, इन तीनों के अंदर हम फलवर्ती का यूज़ करते हैं। फलवर्ती क्या होती है? इसको सपोजिटरी बोलते हैं इंग्लिश में अपन। तुम बच्चों को क्या करते हैं, जब उनको स्टूल पास आउट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है अगर बच्चे को, तो उसको हम कोई ना विरेचन चीज़ नहीं दे सकते, उसको हम लैक्सेटिव्स नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा क्या होता है, सुकुमार होता है। उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं होती है कि उस मेडिसिन को टॉलरेट कर पाए। तो क्या करते हैं, अपने आयुर्वेद की अगर बात करें, वैसे मॉडर्न में भी इसका यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में क्या लेते हैं, गुड़ लेते हैं, उसके साथ में एरंड का तेल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, वात हराणाम श्रेष्ठम एरंड होता है। ठीक है, तो एरंड का तेल, इसके अलावा और जो ड्रग्स होती है जो कि वात को शांत करती है, उन सबको मिला करके एक बत्ती जैसा बनाते हैं। दिए की बत्ती होती है ना, लंबी वाली दिए की बत्ती, इस तरीके से ऐसे बत्ती जैसी बनाते हैं, उसको थोड़ा टाइट टाइट रखते हैं और उसको एनल रीजन से डाल देते हैं अंदर। इससे क्या होता है, इससे कहता है कि ये लोकल इफेक्ट करता है, ये वात को शांत करता है, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ देता है। तो इस वजह से, तो इस चीज़ को जो हम क्या बोलते हैं, फलवर्ती। ठीक है, ये फलवर्ती आप रसशास्त्र वैशज्य कल्पना में और थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा, ये तुम्हारे सिलेबस में वैसे नहीं आता है। थोड़ा देखोगे अच्छे तरीके से, बुक को पलटोगे तो मिल जाएगी फलवर्ती। ठीक है, फलवर्ती को अच्छे से याद रखना। तो क्या करोगे, अधोवात अगर हो गया तो क्या बोला था, ये कुक्षी में दाह हो जाता है, कुक्षी में DAH दाह हो जाता है। क्लम, उदावर्त, गुल्म, फिर क्या है, दृष्टि, अग्निवद और हृदगदा। ठीक है, फिर हमने चिकित्सा देखी थी, चिकित्सा के अंदर सारी वातनाशक करनी थी। तो वातनाशक में याद करो, सबसे पहले क्या होता है, वातनाशक में बस्ती श्रेष्ठ होती है। अब फिर याद करो कि बॉस ने बताया था बस्ती ऐसे तो करेंगे नहीं, सबसे पहले पूर्व कर्म करते हैं, तो स्नेहन स्वेदन और बस्ती, ये तीनों होगा। बस्ती हो गया, पंचकर्म हो गया। अब बेचारा घर जाएगा तो खाना पानी पिएगा ना, तो खाना कैसा देना है उसको, ऐसा जो वात का अनुलोमन करे। और पानी कैसा दोगे, उष्ण दोगे। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद में अगर वो खाना खाने के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चल तू सपोजिटरी ले ले, तो फलवर्ती ले लोगे। ठीक है, इस तरीके से फ्लो चार्ट में इसको लिख करके और तुम याद कर सकते हो। अब ये भूलना नहीं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब मल के बारे में बात करते हैं कि क्या कह रहा है, शकृतः पिंडिकोद्विष्ट प्रतिशाय शिरो रुजा ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से उपरोधनम, परिकर्तो हृदय से उपरोधनम को लगा दो, ये तुमसे पूछा जाएगा MCQ के अंदर। ठीक है, मुखेन विट प्रवृत्तिश्च, एक इसको भी लगाओ, ये बहुत अनयूजुअल सा है, जनरली ऐसा अभी नहीं देखा जाता है, या आचार्य ने लिखा है पर ऐसा कभी देखा नहीं गया है ना, इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि मुखेन, मुख से विट की प्रवृत्ति हो, तो इसको भी थोड़ा अंडरलाइन करना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, इसमें 4 P याद कर लो, पी 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 से पुरीश, मल मतलब पुरीश होता है ना, पी से पुरीश और पी से ये 4 P। तो क्या है, पहला हो गया पिंडिकोद्वेष्टन। पिंडिकोद्वेष्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, जहाँ जहाँ मल की बात आएगी ना, वहाँ वहाँ ये पिंडिकोद्वेष्टन आएगा, ये चरक के अंदर भी आएगा।
तो काफ मसल्स जो होती है ना, काफ मसल्स का रिलेशन है ना कॉन्स्टिपेशन से बहुत बढ़िया होता है। ये एक मर्म थेरेपी चलती है। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर मर्म, ठीक है। तो काफ मसल्स जो है वहाँ पे एक इंद्रबस्ती करके मर्म होता है, इसका नाम है इंद्रबस्ती। हम क्या करते हैं कि जो मर्म थेरेपी होती है ना, उसमें से जो वाइटल पॉइंट्स है इसको प्रेस करते हैं, अलग अलग तरीके का प्रेशर लगा के अलग अलग टूल्स से उसको प्रेस करते हैं, और वो जो बॉडी के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस कर लेता है, कुछ इफेक्ट लाता है। तो इंद्रबस्ती मर्म का जो यूज़ होता है ना, वो हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ मसल्स के जस्ट बीच में जो इंद्रबस्ती है, ये कॉन्स्टिपेशन से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये मर्मा थेरेपी भी बताती है। और यही चीज़ देखो यहाँ पे आचार्य भी बता के गए हैं कि अगर आपको पुरीश का वेग धारण किया तो पिंडिकोद्वेष्टन होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, मतलब काफ मसल्स के अंदर पेन होगा। इन शॉर्ट कहें तो इंद्रबस्ती मर्म जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो पिंडिकोद्वेष्टन हो गया। फिर दूसरा पी से क्या है, परिकर्तिका। परिकर्तो लिखा हुआ ना, परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब गुदा में जो है ना, एनस रीजन में कैंची की तरह काटने जैसी पीड़ा होती है, उसको हम परिकर्तिका बोलते हैं ना, कर्तिका काटने जैसी पीड़ा। फिर पी से प्रतिशाय याद करो, कहाँ गया है, यहाँ रहा, देखो प्रतिशाय शिरोरुजा, ठीक है। पी से प्रतिशाय। और एक हृदय से परोधनम का पी याद कर लो, हृदय से अपरोधनम का पी, पर जो प है ना इसको याद कर लो कि हृदय से अपरोधनम। तो ये चार जो मेन सिम्टम है वो आपको याद हो गए। इसके अलावा पुरुष के अंदर एक और कौन सा आएगा कि मुखेन विट प्रवृत्ति, कि अगर नीचे से नहीं निकल रहा है तो वो ऊपर से निकलना शुरू हो गया, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये इतनी काफ़ी है, इतनी ही पूछी जाती है। इसके अलावा आपको और कुछ याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, मूत्र वेग का अगर उपस्थित हुआ तो इसके अंदर अंग भंग लगा लो भाई, अंग भंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 चीज़ों के अंदर आएगा अंग भंग, आगे 3 वेग हैं जिसके अंदर आएगा, इसके अंदर तो अंग भंग पूछा ही जाता है। क्या याद करोगे, मुँह शू शू, मुँह, मुँह से मूत्र, शू से शुद्धा और शू से शुक्र, ठीक है। मूत्र के अंदर अंग भंग जैसा होगा। शुद्धा, जब भूख लग रही होगी और उसको रोकें तो ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर तोड़ दियो किसी ने, तो अंग भंग। और एक शुक्र का वेग रोकोगे तो उसमें अंग भंग का लक्षण आएगा, ठीक है। तो ये मूक शू शू याद रखना, ये 3 होते हैं अंग भंग के अंदर। इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अंगों का टूटना, पथरी होना, अश्मरी, ये तो हो गई बिल्कुल, अपन ऐसे बोलते हैं ना यूरिन प्रॉपर पास आउट करना चाहिए। फिर बस्ती, मेहन, वंक्षण, इन सब में वेदना होने लग जाती है। वंक्षण मतलब ग्रोइंग, ग्रोइंस रीजन, ठीक है। मेहन शिशिन मतलब पेनिस, तुम जानते होगे अब तो। बस्ती मतलब ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो इन सब में पेन होगा ही होगा, इसी यूरिनरी सिस्टम से ही तो रिलेटेड है ये, इसलिए। फिर वात और मल अवरोधजन्य रोग भी प्राय होते हैं, अर्थात कभी नहीं होती। चलो इसको छोड़ो, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे चिकित्सा बताएगा इन तीनों की कॉमन। एक तो पहले इसकी बता दी अलग से, क्योंकि वायु जो होती है प्रधान होती है, इसलिए इसकी अलग से बता दी। फिर बोला चलो तीनों की कॉमन बताते हैं तुमको। तो क्या बताई कि वर्ती अभ्यंग अवकाहश्च स्वेदनम बस्तीकर्म च, वही चीज़ जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, यही पढ़ा था ना, देखो बस्तीकर्म पढ़ा था, है ना। फिर स्नेहन स्वेदन पढ़ा था। तो स्वेदन एक अवगाहन जो होता है ना, टब बात करना, वो भी एक तरीके से हम स्वेदन का टाइप मान सकते हैं। गर्म पानी के अंदर अगर थोड़ा गुनगुने पानी के अंदर उसको अगर व्यक्ति को सुला देते हैं तो ये भी टब बेदिंग जो भी जो होती है ना, स्वेदन का टाइप होता है। तो तुम 10 तरीके के साग्नि, निराग्नि, 13 तरीके के निराग्नि स्वेद इस तरह से ऐसे पढ़ोगे, 10 और 13 टाइप के। तो उसके अंदर एक ही चीज़ आएगा। हाँ प्रज्ञा, रिपीट करेंगे, आवाज़ नहीं आई थी आपकी। एक मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ है ये? अच्छा, मल रोध जन्य, हाँ मल रोध जन्य जो प्राय होते हैं। अरे ये मल रोध का मतलब, मल का मतलब ये ऊपर बताया ना पुरुष, इसमें जो जो डिजीज़ हुई, ये देखो इससे पहले जो मूत्र वाला था उससे पहले क्या बताया, वात का बताया, तो बोले ये वात की डिजीज़, ठीक है। फिर ये जो बताया ये पुरुष की, मल का मतलब यहाँ पे पुरुष से लो, पुरुष के अवरोध अगर अपन ने किया, अवरोध का मतलब कि इसका वेग उपस्थित हुआ लेकिन हमने पास आउट नहीं किया, तो उसका अवरोध हो गया ना, उससे जो डिजीज़ यहाँ पे ये हमने जो 4 पी बताई थी, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो हम इसकी चिकित्सा देख रहे थे, तीनों की कॉमन, वात प्रधान थी इसलिए इसकी अलग बता दी। तीनों की कॉमन चिकित्सा क्या बताई, वही देखो बस्ती,
वर्ती कहाँ गया, फलवर्ती, फलवर्ती बताई थी अभी यहाँ पे, कहाँ गई, ये रही, ये फलवर्ती सपोजिटरी, ठीक है। फिर अभ्यंग, अभ्यंग क्या हो गया, वो स्नेहन का टाइप हुआ कि नहीं हुआ, इसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल की मालिश ही तो करते हैं, तो अभ्यंग हो गया। अवगाहन किसका, स्वेदन का टाइप हो गया। अलग से स्वेदन और है, क्योंकि अवगाहन स्वेदन का एक टाइप है, लेकिन इसके अलावा और जो दूसरे तरीके के स्वेदन मैंने बताए कि 10 तरह के होते हैं, 13 तरह के भी होते हैं, एक साग्नि होता है, एक निराग्नि होता है, वो भी करवा सकते हैं। और क्या बता, बस्तीकर्म, तो उसमें कुछ याद करना ही नहीं है, यही जो यहाँ पे ये तुमने याद किया था वो यहाँ पे चेप सकते हो। तो इन तीनों की चिकित्सा तो बिल्कुल सेम हो गई। एक यहाँ पे मूत्र रोध के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ आएगी यहाँ पे देखना, एक ये देख लो, अन्नपानम च विडवेदी विड रोधेतु यक्ष्मसु, किसमें करो कि मल रोधजन्य जो रोग हैं, मतलब विशेष तरीके से देखो इन तीनों की कॉमन चिकित्सा यहाँ पे बताई कि इन तीनों के लिए ये करो, ठीक है। फिर बोला कि जो वात की जो इम्पोर्टेंट अधोवात को अगर रोका तो इसके लिए स्पेसिफिक चिकित्सा जो है वो ये है, ठीक है। तो उसके इन दोनों को बुरा नहीं लगे, मूत्र और पुरुष को बुरा नहीं लगे, इसलिए इनके लिए भी स्पेसिफिक बता दी, पहले इसकी बताई अब इसकी बताई। देखो कि अगर विशेष रूप से पुरुष, अगर आपको लगे कि इसमें तो पुरुष का क्षय हो रहा है, इसका कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो क्या करो, उसमें मल भेदी अन्नपान देना चाहिए। मल भेदी अन्नपान मतलब कि ऐसा जो उसको लैक्सेशन प्रोवाइड करे, ऐसा फाइबर रिच फूड उसको देना है जिससे उसका वो जो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ है ना, उसमें इसको रिलीफ मिले। तो इसमें कोई चिकित्सा वाली कोई बात ही नहीं है, तो कॉमन सेंस हुआ बिल्कुल। अब यहाँ पे मूत्र के अंदर देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो यहाँ आएगी, क्या बोल रहा है, मूत्र जेश तु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम, मूत्र जेश तु, मूत्रों में, मूत्र जेशु कौन से सप्तमी विभक्ति हो गई कि मूत्र ये जो रोग है इसके अंदर मूत्र वेग जो है इसके अंदर क्या करो, पानी पिलाओ, क्या पिलाओ, प्राग भक्ते शस्यते घृतम, घृत शस्त्र है, कैसा, प्राग भक्त होना चाहिए। प्राग, प्राग मतलब पहले, भक्त मतलब खाया, मतलब खाने से पहले वाला, पहले घृत पिलाओ, ठीक है, ये श्रेष्ठ है। और क्या है, जीर्णांतिकम, फिर जीर्णांतिकम मतलब कि जब खाना जीर्ण हो जाए उसके बाद में और पिलाओ। जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया योजनाद्वयम। तो देखो इस लाइन को समझो, ये क्या कह रहा है, इसको मैं संस्कृत इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन देकर के पूछ लेते हैं ये किसके बारे में बोला है, तो ये अवपीड़क घृत के बारे में बताया है कि अवपीड़क घृत जो होता है इसकी 2 योजना होती है। योजना मतलब 2 तरीके से हम प्लान बनाते हैं, कैसे 2 देना है, तो अवपीड़क घृत, ठीक है, इसकी 2 योजना हुई, कैसे कि एक तो 2 उसको प्राग भक्त, दूसरा 2 जीर्णांतिक, तो प्राग भक्त 2, दूसरा 2 जीर्णांतिक। प्राग भक्त का मतलब क्या होता है, प्राग मतलब पहले, तो खाने से पहले क्या देना है, किसकी बात हो रही है, घृत की, तो घी देना है खाने से पहले, ठीक है। फिर क्या है, जीर्णांतिक, अब हम खाना पहले घी दिया, ठीक है, फिर उसको जैसे ही भूख लगी उसको खाना खिलाया, खाना खाने के बाद जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद में उसको वापस से घी पिलाओ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसकी जो मात्रा है इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो मात्रा है ना वो कम है, ठीक है, इसमें कम मात्रा में देना है, लेकिन इसके अंदर उत्तम मात्रा में, जीर्ण हो गया ना खाना, अब तो जीर्ण हो गया तो अब तो वात प्रकोपित होगी, जीर्ण होते ही वात के प्रकोप का समय आ गया, और वेग अगर रोका है तो वात और ज़्यादा प्रकोपित हुई भी होगी, तो इसलिए घी पहले से ही बहुत ज़्यादा इसको पिला दो, तो जो वात है वो शांत हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है जीर्णांतिक जो होता है उसमें उत्तम मात्रा में घृतपान करवाना है, ये योजना द्वय होती है, इसी को ही हम अवपीड़क घृत बोलते हैं। अवपीड़क घृत का क्या मतलब है, जैसे सुबह उठा तो खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले थोड़ा सा घी उसको पिला दिया, ठीक है, फिर जैसे उसको भूख लगी खाना खिलाया, उसके बाद में वेट करो जब उसका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, टाइम लगेगा उसके अंदर, खाना डाइजेस्ट होने के बाद में उत्तम मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में उसको घी वापस पिलाओ और सुला दो। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवपीड़क, ठीक है। अवपीड़क सर्पी को अच्छी तरीके से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इन दोनों के अंदर मात्रा भी बता दी, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया, तो उत्तम मात्रा में कौन सा लेते हैं, जीर्णांतिक लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अवपीड़क बोलते हैं, और ये किसके अंदर देते हैं, ये मूत्र रोग में देते हैं। तो ये पूछते हैं कि अवपीड़क घृत किसकी चिकित्सा है, मूत्र रोग में, मूत्र वेग अवरोध में, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलो, अब देखो हम बता रहे थे ना उद्गार, आ गया यहाँ पे उद्गार। उद्गार में क्या है, इसके
ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्षण एक बार देख लेना, बस इसमें श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में देख लो उसको कि अरुचि होता है कंप, हृदय छाती में रुकावट, आत्मान, हिक्का और कास होता है। ठीक है, इसमें जो चिकित्सा है वो इंपॉर्टेंट है कि उद्गार की चिकित्सा क्या है, हिदमावतत्र भेषजम, इसको अंडरलाइन कर लो। अब ये पूछ लेते हैं हिदमावतत्र भेषजम बताओ डैश 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 किसके लिए बोला है, तो ये उद्गार के लिए बोला है, तो यूं ही याद कर लेना, यूं ही कहते हैं यूं ही घूमने चले गए, तो यू ऊ से उद्गार मतलब यू ऐसे ले लो, ऊ को यू ले लो यार, ठीक है, यूं ही, ठीक है, तो यूं से यूं ही चिकित्सा करते हैं, यूं ही कैसे करते हैं, उद्गार की हिक्का से करते हैं, ये याद रखना, उद्गार की हिक्का की जैसे चिकित्सा करते हैं। हिक्का मतलब हिचकी। अब देखो छींक, शवथु का वेग आ रहा है, इसमें भी श्लोक आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है। देखो इसके अंदर जो है बाकी सब नहीं देखना, इसमें ये याद कर लो अमीषा, कि अमीषा पटेल जो है वो छींकती है। अमीषा पटेल क्या है, छींकती है, इसलिए आजकल उसको मूवीज़ मिलना बंद हो गई क्योंकि छींकती रहती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखो कि अमीषा पटेल छींकती है। ए से अर्दित, ठीक है, एम से मन्यास्तंभ, देखो यहाँ आ रहा है ना, ये रहा अर्दित, ये रहा मन्यास्तंभ। आई से इंद्रियों में दुर्बलता, एस से शिरोवेदना, ऐसे से क्या है, शिरोवेदना। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा जो है इसके अंदर, ये पूरा जो श्लोक है ना वो इसी के अंदर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया इसका रोग जो होते हैं, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके बाद में चिकित्सा देखो क्या बताई है कि देखो छींक नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, नोज़ में कहीं इरिटेशन करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी, ताकि छींक आ जाए। तो उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो तीक्ष्ण धूम करो, तीक्ष्ण अंजन लो, तीक्ष्ण आघ्राण लो, मतलब सूंघना, ऐसी तीखी ऐसी चीज़ों को, है ना, तीक्ष्ण नावन करो। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्क अवलोकनम, यह है ना अर्क विलोकन, इसको अंडरलाइन करो, अर्क विलोकन, ये इसकी चिकित्सा है। तो ये देखो ए से अर्क विलोकन याद हो जाएगा। तो पूरी अमीषा पटेल जो है वो आपको पूरा छींक का जो वेग अवरोध है उसका लक्षण और चिकित्सा दोनों याद करा देगी। कैसे कि अमीषा पटेल छींकती है। ए से अर्दित, एम से मन्यास्तंभ, आई से इंद्रियों में दौर्बल्य, और एस से शिरोवेदना, ए से इसकी चिकित्सा हो गई क्या, अर्क विलोकन। अब ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में तो पूछते पूछते हैं, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर फिर लिखोगे क्या, छींक वेग अवरोध में क्या लिखोगे, तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, अब देखो आगे चलो, अब यहाँ इसकी बात करेंगे तृष्णा की। तृष्णा के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, बाधिर्य। ये AIPGT में एक बार पूछा गया है कि बाधिर्य कौन से वेग अवरोध का लक्षण है, तो तृष्णा। अगर प्यास लगेगी तो लोग बहरे हो जाते हैं, प्यास लगती है तो अब है ना, इसको ऐसे याद कर लो, जो मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने ऐसे याद किया था कि देखो प्यास लगी ना तो बॉडी के अंदर जो जो ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो सूख गया, तो सुनाई नहीं दिया। हालांकि उस फ्लूइड का रिलेशन सुनने से कहीं नहीं है, वो बैलेंसिंग के लिए काम आता है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हो कि कान का पानी सूख गया, कान का पानी सूख गया तो बधिरता आ गई। बाधिर्य का मतलब जो सुन नहीं पाता। ठीक है, तो बाधिर्य को याद रखना। बाकी तो इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर इसकी चिकित्सा, हाँ कुछ कैसे नहीं, शीतो सर्वा विधिहितः, कि हर तरह की शीतल विधि करनी चाहिए, क्योंकि तृष्णा हो गई ना। तृष्णा किसका नानात्मक विकार है, तृष्णा वात का नानात्मक विकार है, पित्त का, एक पित्त के अंदर भी आती है, एक वात के अंदर भी आती है, तो कुल मिलाकर के उष्ण गुण इसके अंदर बढ़ जाता है। पित्त जो तृष्णा होती है उसमें उष्ण गुण बढ़ जाता है, इसलिए सारी शीतल विधि करनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ऊपर से क्या बताया, बाधिर्य बताया था, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखो बाकी इसको हिंदी में पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, वही चक्कर आना वगैरह वो सब तुम खुद लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। फिर है क्षुधा का वेग, क्षुधा के वेग में क्या है, अंग भंग, देखो आ गया अंग भंग। अंग भंग ऐसे 3 जगह आया था, अब इसको रिकॉल करो कहाँ कहाँ आया था, क्या बताया था, मुँह, क्षु और शु, मुँह से मूत्र, शु से शुक्र और क्षु से क्षुधा, तो क्षुधा के अंदर आ गया अंग भंग। फिर अरुचि, ग्लानि, कार्य, शूल, भ्रम, ये सारी वही कॉमन सी चीज़ें हैं बिल्कुल। इसकी चिकित्सा क्या करो कि लघु स्निग्ध उष्ण जो है भोजन दो और अल्प मात्रा में दो। देखो लघु दो क्योंकि क्षुधा का वेग रोका है। देखो यहाँ पे समझो इसमें हुआ क्या कि जब हमें भूख लगती है, खाना नहीं खाते उस वक्त, जब भूख लगती है तो वो टाइम हो गया बॉडी का, तो उस वक्त पित्त भी, अग्नि भी जो है वो अपनी पूरी, मतलब अग्नि का भूख कब लगती है, जब अपनी अग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, अग्नि अच्छी तरीके से बढ़ी हुई है, प्रदीप्त है। अब अगर उसको खाना नहीं मिलता तो बॉडी क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है अपने हिसाब से,
थोड़ी देर बाद में भूख एकदम शांत हो जाती है ना, मतलब क्या हुआ कि वो जो अग्नि पहले बढ़ी हुई थी वो अब शांत हो गई, अग्नि मंद हो गया। अब टाइम बीत जाने के बाद में फिर हम बोलते हैं कि ले खा हलवा, तो अग्नि तो मंद हुई हुई है और उसमें अगर अपन गुरु अन्न दे दिया, अगर ज़्यादा मात्रा में अन्न दे दिया तो क्या होता है, मंद अग्नि हुए। और अगर अपन ने गुरु अन्न दे दिया तो क्या बनता है, आम बनता है, अजीर्ण होता है और उससे आम बनता है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड समझ लो अभी के लिए, ठीक है। बाकी इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड तो वो क्या है, हुआ कुल मिलाकर के अगर अग्नि नहीं होगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो और रोग करेगा। इसीलिए जब भी ऐसा होता है कि हम लंघन कराते हैं, लंघन का मतलब क्या होता है, लंघन बहुत तरीके से होता है। ये लंघन का एक मतलब ये होता है कि हम खाना जो होता है ना वो स्टॉप कर देते हैं, कि फास्टिंग करवा देते हैं, या फिर जितना उसकी डाइट होती है उससे कम देते हैं। कभी कभी हमें लंघन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम लंघन को तोड़वाते हैं या फिर फास्ट खोलते हैं तो क्या करते हैं, पहले लघु से शुरू करते हैं, सीधा हलवा नहीं खाते। तो लघु अन्न लेते हैं, कैसा, अल्प मात्रा में लेते हैं। और स्निग्ध और उष्ण क्यों बोला, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, स्निग्ध और उष्ण द्रव्य, इसलिए ये बोला, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछा गया है। अंग भंग इसके अंदर याद कर लेना बस। फिर निद्रा, निद्रा देखो इम्पोर्टेंट, निद्रा के अंदर ये स्वप्न संवाहनानि च, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी करके लिख दो स्वप्न, डी करके स्वप्न लिखो, क्योंकि स्वप्न ये देखो ना, ये रहा वाष्प, नहीं सॉरी अश्रु, स्वप्न नहीं अश्रु लिखो। स्वप्नो मध्यम प्रिया का था, इन दोनों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है, यही दोनों से क्वेश्चन आता है। देखो क्या होता है कि एक में ऐसे पूछ लेते हैं स्वप्न संवाहनानि च, ये किस वेगावरोध का लक्षण है, तो ये है निद्रा का। डी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो तुम्हें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना चाहिए इसका। और एक पूछ लेते हैं स्वप्नो मध्यम प्रिया का था, तो ये वाष्प अश्रु के अंदर आएगा, अभी आएगा जब बताएंगे आपको। तो देखो निद्रा के अंदर क्या बोल रहा है कि वेग उपस्थित होने से मोह, सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, आलस्य, जमाई, ये सब तो तुम लिख ही सकते हो, अभी भी आ रही होगी किसी को वेग तो अभी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। फिर क्या है, अंगों का टूटना, देखो अंगों का टूटना यहाँ पे भी है, यहाँ अंग मर्द टर्म है ना, और अंगों का टूटना यहाँ पे भी है, यहाँ अंग भंग टर्म है। तो अंग, ये जो है ना टर्म, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन ये चेंज हो गया ना, उससे पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर अंग भंग पूछा जाए तो उन तीनों में ही आएगा, ठीक है। अंग मर्द वैसे नहीं पूछा गया, अंग भंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 जगह कॉमन आ रहा है इसलिए। तो अंग मर्द को एक बार छोड़ो, जो आपको बताया इसके अंदर स्वप्न संवाहनानि से इंपॉर्टेंट है कि अगर नींद लेनी है। अच्छा देखो इसको कैसे याद करोगे कि नींद दिलानी है किसी को, है ना, कोई सो नहीं रहा है, नींद नहीं आ रही, तो हम क्या करते, जाके पैर दबा देते ना, पैर दबाते तो तुरंत नींद आ जाती। संवाहन करना वही, हाथ पैर को दबाते ना, उसको हम संवाहन बोलते हैं। उससे क्या है, वात की शांति होती है। देखो इसके अंदर भी साइंस काम करता है। हमने नींद का वेग रोका, ठीक है, पहले पहले तो नींद आ रही थी, नॉर्मल था, वात पित्त कफ बैलेंस थे, फिर हमने रोक लिया। रोकने से क्या होती है, हमेशा वात बढ़ती है, और वात बढ़ गई इसका मतलब मन में चंचलता आ गई। वात का संबंध किससे है, अनिद्रा से है। जब बॉडी में कफ बढ़ा हुआ होता है तब नींद ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे तो वात बढ़ा हुआ है तो अनिद्रा हो गई। अब उस वात को अपन को शांत करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, हाथ पैर दबा दो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। मालिश कर दो, हाथ पैर दबा दो, उससे वात की शांति हो जाती है और नींद आने लग जाती है। तो नींद लानी है ना, इसलिए स्वप्न संवाहनानि च, ये क्या होता है, स्वप्न देख करके और अश्रु कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कुछ, नहीं सॉरी, यहाँ वाला जो स्वप्न है इसको देख करके निद्रा कर देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, संवाहनानि, संवाहनानि को पकड़ना, स्वप्न को नहीं देखना। संवाहन जिसमें आया मतलब कि हाथ पैर दबाए, तो कोई रो रहा हो तो उसके हाथ पैर थोड़ी दबाते हैं, जिसको सोना हो उसके हाथ पैर दबाते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि जिसको सोना हो उसके हाथ पैर दबाते हैं, लिख लेना, जिसको सोना हो हाथ पैर दबाते हैं। तो निद्रा के अंदर संवाहनानि आएगा। अब आगे चलो, कास वेग में, कास के वेग में इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पूछा नहीं गया है, पर देखो इसमें ऐसा याद रखने का, जहाँ जहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी कि जनरली क्या होता है, कास, श्वास और हिक्का साथ साथ आते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो कास आया, फिर तुरंत बाद यहाँ श्वास आया और यहाँ पे हिक्का आ गई, कास, श्वास और हिक्का, ये तीनों हो गया, ठीक है। अब जिनको ये तीनों डिजीज़ हो गई उनको राजयक्ष्मा तो होना ही होना है। राजयक्ष्मा हम ट्यूबरक्लोसिस से इसको रिलेट करते हैं। राजयक्ष्मा मतलब क्षय रोग। हमने इससे पहले जो अति व्यायाम देखा था, अति व्यायाम के जो हानि देखी थी, उसके अंदर भी ऐसे ही श्वास कास हो रहा था, फिर उरुशत हो रहा था और बाद में क्षय रोग हो रहा था, मतलब राजयक्ष्मा। तो जिनको ये होता है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेज हैं, जिनको ये होती है उनको इवेंचुअली टीबी डेवलप हो ही जाता है, ठीक है। तो बाद में टीबी भी हो जाएगा, और उसके बाद में एक और बड़ी बड़ी डिजीज़ क्या बची, एक हार्ट कार्डिक डिसऑर्डर ही तो बचे।
तो अगर खांसी को रोकोगे तो पहले तो सर्दी जुकाम जो होता है वो होगा, फिर टीबी होगा, उसके बाद में बस एक ही वाइटल ऑर्गन बचता है अपना इंपॉर्टेंट, वो है हार्ट, तो वो भी खराब हो जाएगा, हृदय के जो रोग है वो भी हो जाएंगे। ऐसे याद कर सकते हो उसको। इसमें क्या है, चिकित्सा में कुछ खास नहीं है, कास नाशक विधि जो है वो करनी है। कास नाशक विधि क्यों बताया इसके अंदर, क्योंकि कास खुद एक रोग है, तो कास के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन आचार्य ने पहले से बता रखे हैं कि देखो ये दे दो, तो उन्होंने बोला कि वो चैप्टर खोलो, उसके अंदर जो हमने चीज़ बताई है, जो ट्रीटमेंट बताया है उसको करो, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताएंगे उसको, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यहाँ देखो श्रम जनित श्वास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इसको देखो ऐसे याद रखना क्या है, गुल्म हृदरोग समूहा श्रम श्वास विधारितात, कि गुल्म हृदय रोग और मूर्छा होती है, और इसमें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए और वात नाशक उपचार करना चाहिए। वात नाशक उपचार करना चाहिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। श्रम जनित श्वास अगर है कि हमने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और फिर सांस भर गई है, तो उसमें यही बोलते हैं ना 2 मिनट बैठ जा शांति से, तो आराम करना, तो चिकित्सा तो इसकी याद हो गई। अब इसकी जो यहाँ पे ये डिजीज़ हो रही है, इसको कैसे याद रखोगे, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे जो हैं वो श्रम करते हैं और फिर बाद में घर पे आकर के क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, मतलब आराम करते हैं, ठीक है, लिख लो गवर्नमेंट हाई स्कूल, जी से गुल्म, एच से हृदरोग और एस से समूहा, याद रखना है इसको। सेम यही लाइन गुल्म हृदरोग समूहा चरक सूत्र 7 के अंदर भी आएगी, इसी के अंदर श्रमजनित श्वास में। तो ये पूछ लेते हैं, ये कैसे, ऐसे नहीं पूछेंगे उसमें आपको कि चलो बताओ गुल्म किसके अंदर आता है, समूहा किसके अंदर आता है, ऐसा नहीं पूछते, एक लाइन पूरा देते हैं ऐसा, या तो ये इसको आधा देंगे या फिर ये पूरी लाइन को देंगे, ठीक है। तो GHS जैसे ही आता है, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे क्या करते थे, श्रम करते थे, तो तुम्हें याद रहेगा ये श्रम के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जृंभा का वेग आ रहा है, जृंभा यहाँ क्षव, एक मिनट, हाँ ठीक है ले आओ, ओके ठीक है। शववद्रोगा सर्वश्च अनिलज विधि, देखो इसमें क्या कहे कि जृंभा का वेग अगर रोकोगे तो छींक के वेग रोकने के समान इसके वेग होते हैं। इस ऐसी एक चीज़ और क्या पढ़ी थी, यूं ही पढ़ा था हमने कि उद्गार के जो चिकित्सा होती है वो हिक्का के समान हो रही है, और यहाँ पे बोल रहा है ये लक्षण कि अगर जृंभा का वेग रोकोगे तो छींक के वेग रोकने से जो जो लक्षण हो रहे थे वो सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। छींक के वेग के अंदर कौन सा था, कौन छींक रही थी जिसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, वो थी अपनी अमीषा पटेल, ठीक है, याद करने की कोशिश करो क्या था। ए से अर्जित था, एम से मन्या में स्तंभ हो रहा था, आई से इंद्रिय दौर्बल, एस से शिरोग्रह, और ए से क्या था इसकी चिकित्सा, अर्क अविलोकने, ठीक है। तो ऐसे तरह याद करो, तो ये जो चीज़ इसके अंदर हो रही थी सेम टू सेम चीज़ किसके अंदर होती है, जृंभा के अंदर भी होती है, ठीक है। GC देख सकते हो, जो जोधपुर के उनको पता होगा गहलोत क्लासेस,